आज मुझे पीडीएफ से पढ़ाना है आपको, ठीक है। हमने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पूरा कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट वाला जो चैप्टर था हमारा सेकंड, जो कि केमिस्ट्री का है। हमने इसके सारे जो बेसिक कंसेप्ट है वो सारे क्लियर करें। लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था मैंने वो एक बार बता देती हूँ। वैसे पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारा। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था हमने सॉल्ट से 5 सब्सटेंसेस बनाने सीखे थे। सबसे पहले हमने बनाया था सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के बाद हमने बनाया था ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। देन हमने बनाया था बेकिंग सोडा प्रिपरेशन, उसका केमिकल फॉर्मूला, नेम और यूजेस, सारी चीजें पढ़ी थी हमने, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज भी थी इसकी, हमने फिर यूज पढ़े इसके, ठीक है। उसके बाद 4th नंबर पे हमने देखा था प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, इसके यूजेस, केमिकल नेम, फॉर्मूला, एवरीथिंग हमने देख लिया है। ये हो गए यूजेस। उसके बाद लास्ट में हमने देखा था प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, पीओपी, ठीक है। आप इधर बैठ जाओ। उसके बाद हमने देखा था प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब कि पीओपी, ठीक है, कैसे बनता है। ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन के बाद हमने इसका इक्वेशन देखा, ठीक है, इसके यूजेस देख लिए। अब नेक्स्ट, अब जो हमें क्या करना है, पूरा बेसिक हमारा क्लियर हो चुका है। नोट्स से जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपके पास नोट्स हैं, उससे वो आंसर्स हम पढ़ लेते हैं सारे, ठीक है। बाकी जो आंसर यदि लग रहा है कि कोई सा छूट रहा है तो वो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग के पास अपने अपने नोट्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स हमको पढ़ना है इसके रिगार्डिंग, ये जो चैप्टर हमने पढ़ा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर एसिड्स क्या होते हैं वो हमें जानना है। हमने पढ़ लिया है वैसे। एसिड्स आर सार इन टेस्ट, एसिड्स स्वाद में खट्टे होते हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये ब्लू लिटमस को रेड करते हैं। दे गिव हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन। और एसिड्स कोरोड मेटल्स, एसिड क्या करते हैं, मेटल्स को कोरोड कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड अलग अलग करके लिखा है हमने। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये एसिड है बेटा, ठीक है। सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड हो गया आपका। वीक एसिड में आपका आ जाएगा एसिटिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड, जो खाने की चीजों में प्रेजेंट होते हैं और जिनको हम कंज्यूम कर लेने से भी कोई हार्म हमको नहीं होता, ठीक है, वो वीक एसिड्स होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेटेड एसिड एंड व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूट एसिड। ये मैंने आपको बताया था 2 टाइप्स के एसिड हो सकते हैं, कंसंट्रेटेड भी हो सकता है और डाइल्यूट भी हो सकता है। मैंने कहा था इसको लिखेंगे नहीं, सिर्फ याद रखना है आपको। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, अ कंसंट्रेटेड एसिड सॉल्यूशन कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड, जिसमें ज्यादा मात्रा में एसिड होता है, एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, और कम मात्रा में पानी होता है, वो कंसंट्रेटेड एसिड होता है। उसके बाद आपका है डाइल्यूट एसिड। अ डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन कंटेन्स ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, इसमें कम मात्रा में एसिड होता है, एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, और ज्यादा मात्रा में पानी होता है। मतलब जब आप डाइल्यूट करते हो ना एसिड, मतलब एसिड और वाटर को मिलाते हो, तो यदि एसिड की क्वांटिटी ज्यादा है और वाटर की कम है तो वो कंसंट्रेटेड होगा, और एसिड की क्वांटिटी कम है और वाटर की ज्यादा है तो वो डाइल्यूट एसिड होगा, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी। जैसे कभी डाइल्यूट HCl लिखा आ रहा है या कभी कंसंट्रेटेड HCl लिखा आता है, तो इसका मतलब ये है कंसंट्रेटेड में अमाउंट ऑफ एसिड ज्यादा होगा और वाटर का कम होगा, और डाइल्यूट में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, वाटर ज्यादा होगा और एसिड कम होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेसिस की। बेस क्या होते हैं, ठीक है, एसिड्स और बेसिस, इसमें डिफरेंस भी आता है, ठीक है। यही पॉइंट से आप डिफरेंस लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा, एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं, तो ये जो आपके बेसिस होते हैं ना वो कड़वे होते हैं। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, बेसिस जो होते हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं। अच्छा, यहां हमने देखा है एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड और बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, अपोजिट हो गया बिल्कुल। बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू।
अच्छा, एसिड्स हमें H पॉजिटिव या हाइड्रोजन आयंस या हाइड्रोनियम आयंस देते हैं, एंड बेसेस गिव हाइड्रोक्साइड आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। और बेसिस को जब आप पानी वाले सॉल्यूशन में मिलाते हैं जलीय विलयन में, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव आयंस देते हैं। दे आर सोपी इन टच, ये टच करने पे सोपी होते हैं, साबुन की तरह दिखते हैं, ठीक है, टच करने पे फील होता है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, जैसे NaOH लिखा हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस में आता है ना, साबुन में सोप में जो प्रेजेंट होता है। KOH आ गया आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका हो गया। वीक बेसिस जो एक एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग में आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी लिखा हुआ है। चलिए, अब एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं एल्किली। क्या बोलते हैं? अब एल्किली क्या होता है? अच्छा, एल्किली और बेस में कोई डिफरेंस है? एल्किली और बेसिस में क्या डिफरेंस है? अच्छा, एल्किली भी बेसिस ही होते हैं, लेकिन वो बेसिस जो पानी में घुल जाए, ठीक है। सारे बेसिस नहीं घुलेंगे, बट जो बेसिस पानी में घुल जाते हैं, जो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, उनको हम एल्कली भी बोलते हैं। बेसिस तो वो है ही, उनको एक और नाम हम क्या दे रहे हैं? एल्कली। सो दीज आर बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। ये वो बेस हैं जो पानी में घुल सकते हैं, पानी में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। तो ऐसे बेसिस जो पानी में घुल जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? एल्कलीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स क्या होते हैं? हमने डिटेल में स्टडी किया है इंडिकेटर्स के बारे में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर या मैनमेड बोलते हैं, और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। सो इंडिकेटर्स क्या करते हैं? अपने स्मेल को और अपने कलर को चेंज करके हमें क्या बताते हैं कि किसी सॉल्यूशन में एसिड प्रेजेंट है या बेस। तो प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एंड बेसेस किसके द्वारा हम पता करते हैं? इंडिकेटर्स के द्वारा। क्या हमें ये किस तरीके से बताएंगे ये कि एसिड प्रेजेंट है या बेस? तो ये क्या करेंगे, एसिड और बेस दोनों के अलग अलग जब कांटेक्ट में आते हैं, एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो भी कलर चेंज होगा, और बेस के कांटेक्ट में आएगा तो दूसरा कलर चेंज होगा, है ना। इसी प्रकार से कुछ इंडिकेटर्स जो होते हैं वो कलर चेंज नहीं करते, वो स्मेल चेंज करते हैं। ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी वर्ड रिलेटेड होता है स्मेल से, ठीक है। तो सूंघ कर आप पता लगाते हो, अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। कभी कभी स्मेल को इंटेंस कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, और कभी कभी बिल्कुल स्मेल ही नहीं आती है। तो इस तरीके से अपनी स्मेल को चेंज करके भी हम पता लगा सकते हैं, मतलब कुछ सब्सटेंसेस जो है वो अपनी स्मेल को चेंज करके बता सकते हैं कि एसिड प्रेजेंट है या बेस, ठीक है। सो इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर एंड स्मेल, जो अपने कलर को और स्मेल को चेंज करते हैं इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, अलग अलग सब्सटेंसेस जिसमें या तो एसिड प्रेजेंट हो सकता है या तो बेस प्रेजेंट हो सकता है। तो उनमें अपने कलर को, अपने ओडर को, स्मेल को चेंज कर लेते हैं, इसको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। द फर्स्ट वन इज नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल वर्ड से ही समझ में आ रहा है, जो हमें नेचर से मिलता है, जो हमें प्रकृति से मिलता है, जिसे इंसान ने खुद से नहीं बनाया है, जो हमें कहाँ से मिल रहा है? नेचर से, प्रकृति से, वो होता है आपका नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। जैसे प्लांट्स से जो इंडिकेटर्स हमें मिलते हैं, पेड़ पौधों से जो इंडिकेटर हमें मिलते हैं, वो होते हैं हमारे नेचुरल इंडिकेटर। बहुत अच्छा एग्जांपल हमने एक टर्मरिक देखा था और एक हमने लिटमस देखा था, ठीक है। चलिए, नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दीज इंडिकेटर्स आर फाउंड इन नेचर। ये इंडिकेटर्स हमें मतलब नेचर में ही फाउंड होते हैं, नेचर से ही, एंड इन प्लांट्स। और नेचर से भी हमें कैसे मिलेंगे? प्लांट्स से मिलेंगे, कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स। वो इंडिकेटर्स जो हमें नेचर से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं, जैसे कि प्लांट्स से मिलते हैं, वो होते हैं हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा है लिटमस और टर्मरिक। अच्छा, एसिड के कांटेक्ट में आएगा और बेस के कांटेक्ट में आएगा तो कलर चेंज करेगा। टर्मरिक जो है, हल्दी, हल्दी जो है वो क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है, उसे हम बनाते नहीं है, वो हमें ऑब्टेन होती है प्लांट से, ठीक है, नेचर से ऑब्टेन हो रही है। तो हल्दी जो है वो एसिड के कांटेक्ट में आएगी तो येलो रहेगी, एसिड के कांटेक्ट में येलो रहेगी, और बेसिस के कांटेक्ट में जब आती है तो रेड हो जाती है। अब एग्जांपल आपने देखा ही है, जब किसी को चोट लग जाती है तो हल्दी चूना लगाते हैं, है ना, सुना है हल्दी और चूना। तो हल्दी में जब आप चूना ऐड करते हो तो वो रेड नहीं हो जाती है? जब आप उसे अप्लाई करते हो तो वो रेड रेड दिखती है ना। अब कभी देखो
आपके कपड़ों पे यदि कभी स्टैंड लग जाता है हल्दी का, सब्जी गिर जाती है या स्टैंड लग जाता है और उसके ऊपर आप सोप से धोते हो या डिटर्जेंट से धोते हो, तो वो जो स्टैंड होता है वो रेड हो जाता है। इसका मतलब जो डिटर्जेंट है, सोप है, उसमें क्या प्रेजेंट है? बेस प्रेजेंट है, तभी वो हल्दी के कांटेक्ट में आके उसे क्या कर देगा? रेड कर देगा। ठीक है, तो हल्दी जो है वो येलो है एसिड के कांटेक्ट में आने पर, और बेसिस के कांटेक्ट में आने पर ये रेड हो जाएगी। हल्दी चूना वाला एग्जांपल मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, कि आप हल्दी और चूना को जब मिक्स करते हो तो उसमें बेस प्रेजेंट है चूने में, और इधर हल्दी है, तो क्या कर लेगी? अपने कलर को चेंज कर लेगी, येलो से रेड हो जाएगी, है ना। लिटमस की बात हम कर ही चुके हैं। थैलाफाइटा ग्रुप का एक प्लांट होता है लिचेन, वहां से हमें ऑब्टेन होता है लिटमस। ठीक है, ये जब सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है तो ये पर्पल कलर का डाई होता है, और पेपर, दो टाइप के पेपर की फॉर्म में भी हमें मिलता है ये। एक होता है आपका रेड लिटमस पेपर और एक होता है आपका ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बोला था ना एक सीक्वेंस याद रख लो, ABR करके। ABR क्यों याद रखने को बोला था मैंने? एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड्स जो है वो ब्लू को क्या करते हैं? रेड करते हैं, और बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, जो BRB। ठीक है, बेसिस जो होते हैं वो रेड लिटमस को क्या बना देते हैं? ब्लू बना देते हैं। ठीक है, बेसिस रेड को ब्लू करते हैं, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। देखो, तो जो एसिड्स हैं वो ब्लू को रेड करते हैं और बेसेस जो है वो रेड को ब्लू करते हैं। तो इंडिकेटर्स हमारे 3 टाइप्स के हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट वाला जो होता है वो नेचुरल इंडिकेटर होता है, जो प्रकृति से मिलता है। फॉर एग्जांपल आ जाएगा आपका टर्मरिक और लिटमस। ठीक है, लिटमस जो है एसिड के कॉन्टेक्ट में कौन सा वाला लेके आएंगे? ब्लू वाला, तो वो ब्लू को क्या करेगा? रेड। और बेस के कॉन्टेक्ट में कौन सा लेके आएंगे? रेड वाला, वो रेड को क्या कर देगा? ब्लू। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वाला इंडिकेटर होता है हमारा सिंथेटिक या मेन मेड इंडिकेटर। अब नाम में ही छुपा हुआ है, मेन मेड मतलब कि जो मानव निर्मित है, मतलब कि जिसे इंसानों ने खुद से बनाया है। मेन मेड इंडिकेटर जो इंसानों ने खुद बनाया है। ठीक है, मेन मेड इंडिकेटर होता है। अब ये हमें लेबोरेटरीज में बनाना पड़ता है। ठीक है, ये हमको नेचर से नहीं ऑब्टेन होगा, इसको इंसान खुद बनाता है। ठीक है, लैब्स में। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बोले थे, याद रख लेना, फिनोल्फ्थिलीन और मेथिलीन ऑरेंज। फिनोल्फ्थिलीन और मेथिलीन ऑरेंज, ये 2 एग्जांपल्स आप याद रख लो। उसके बाद ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, मतलब कि जो वो इंडिकेटर्स जो अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं। चलिए देखो, सिंथेटिक इंडिकेटर्स मैं आपको बता रही थी, दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस। ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज। इनको कहाँ बनाया जाता है? लेबोरेटरीज में। एग्जाम्पल याद रख लो, मेथिलीन ऑरेंज और फिनोल्फ्थिलीन। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं, दीज सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेसिस। सॉरी, यहाँ पे कलर नहीं आएगा, यहाँ पे ओडर आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? ऑर्डर। ओडर मतलब कि स्मेल बोल सकते हैं यहाँ पे ना। सो दीज सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट ओडर। ओडर कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, स्मेल कर लेना इन एसिड एंड बेसिस। फॉर एग्जाम्पल आपका हो जाएगा क्लोव ऑयल और वेनिला एसेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ पे आपके और मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, वाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका मतलब क्या है कि जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड होता है, मतलब एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है एसिड का, मतलब एसिड का एक्वस सॉल्यूशन। मतलब एक्वस सॉल्यूशन में, जलीय विलयन में आपने क्या मिलाया? एसिड। जल में आपने एसिड मिला के सॉल्यूशन बनाया है, तो एक्वस सॉल्यूशन हो गया। मतलब एसिड और वाटर का सॉल्यूशन आपने बनाया है। ठीक है, तो उसे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड बोलेंगे। ये क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। वाई? तो सोचो, एसिड को जब आप वाटर में ऐड करते हैं तो हमने देखा था वो कौन से वाले आयंस रिलीज करता है? H+, या हमें क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन। बिकॉज H+ आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, ये अलोन एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये H3O+ बन के रहता है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर रहता है। ठीक है, चलिए, तो वो क्या करता है? आयंस को पानी में छोड़ता है, और आयंस के कारण ही वो क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। देखो,
द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोनियम आयंस। तो जब आप एसिड को पानी में घोलते हो तो उसमें क्या किसकी प्रेजेंस होती है? हाइड्रोजन आयन या बोल सकते हैं हाइड्रोनियम आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन, मतलब पानी के सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, ऑफ एन एसिड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। सो द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड, एसिड के एक्वा सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट होता है आपका हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन, इसी हाइड्रोजन आयन के कारण, ये प्लस चार्ज के कारण क्या होता है? आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, यही रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। Why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper? चलो क्या बोल रहा है ये? Why does dry HCl gas, जो dry HCl गैस होती है, नोट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर, ये ड्राई लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करती है। वाई? हमें रीजन बताना है क्यों। देखो क्या होता है, याद रखिए, द सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन आयन HCl से निकलेंगे कब? जब आप एसिड को किसमें घोलोगे? पानी में। द सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। लेकिन हमने क्या बोला है? HCl गैस बोला है। हमने क्या बोला है? HCl गैस। तो ये यहाँ पे पानी प्रेजेंट नहीं है, और HCl से H प्लस आयन तभी रिलीज होगा जब वो किसके अंदर होगा? वाटर के अंदर। जब वाटर के अंदर उसे आप घोलेंगे तभी जाकर क्या होगा? हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा। बट ये तो गैस बोल रहा है ना, ये गैस बोल रहा है। सो यहाँ पर क्या है? द सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। मतलब वाटर के एब्सेंस में ये चीज पॉसिबल नहीं है कि हाइड्रोजन आयन रिलीज हो, ठीक है। Hence, dry HCl has no hydrogen ions, और इसीलिए जो ड्राई HCl गैस होती है उसमें कोई भी हाइड्रोजन आयन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वाटर नहीं है। वाटर होता तो H प्लस आयन छोड़ता, बट वो वाटर नहीं है, वो गैस है। तो यहाँ पर वाटर प्रेजेंट ही नहीं है, तो H प्लस आयन भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हैंस ड्राई HCl हैज नो हाइड्रोजन आयंस। तो ड्राई HCl के पास कोई भी हाइड्रोजन आयन नहीं होता है। Therefore, dry HCl gas does not change the color of dry litmus paper. इसीलिए जो ड्राई HCl गैस है वो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करता है, बिकॉज इट हैज नो हाइड्रोजन आयंस इन इट, क्योंकि इसके अंदर कोई भी हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, आई एम रिपीटिंग, द सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। वाटर की एब्सेंस में HCl से H प्लस का सेपरेट होना पॉसिबल नहीं है। हैंस ड्राई HCl हैज नो हाइड्रोजन आयंस, इसलिए ड्राई HCl के पास कोई हाइड्रोजन आयन नहीं होगा। वहीं यदि इसे पानी में घोल देते हो तो हाइड्रोजन आयन होगा। ठीक है, Therefore, dry HCl gas does not change the color of dry litmus paper. इसीलिए dry HCl गैस litmus paper का कलर को चेंज नहीं करता है, because it has no hydrogen ions in it, क्योंकि इसके अंदर कोई भी हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट नहीं होता। डन, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। हाइड्रोनियम आयंस की कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट होती है? अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। यहाँ पे एसिड होगा, है ना, ठीक है। क्या होता है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, कंसंट्रेशन जो है आपके हाइड्रोनियम आयन की वो कैसे अफेक्ट होती है व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। मतलब कि आप क्या करो, एसिड के सॉल्यूशन को आपको डाइल्यूट करना है, इसका मतलब क्या है, उसमें वाटर ऐड करना है। अब एसिड में आपको वाटर ऐड करना है तो आपसे पूछ रहे हैं
यदि आप उसमें वाटर ऐड कर दोगे, डाइल्यूट कर दोगे उसे, वाटर ज्यादा ऐड कर दोगे उसमें, तो आपका ये जो आयन है हाइड्रोनियम आयन, इसकी कंसंट्रेशन पे कैसे अफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी कंसंट्रेशन पे। जब आप एसिड में बहुत ज्यादा पानी मिलाकर उसे क्या करते हो, डाइल्यूट करते हो, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, देखो। व्हेन एन एसिड इज डाइल्यूटेड, जब एक एसिड में पानी मिलाया जाता है, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम हो, क्या होगी, कम होगी। दिस मीन्स दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड डिक्रीजेस, इसका मतलब ये कि जब आप उसमें पानी मिला रहे हो तो एसिड का जो पावर है वो क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, ठीक है। अब आगे सुनना। When water is added, the hydrogen ions of acid react with hydroxyl of water to form water molecule. Hence, concentration of hydronium in acid decreases on dilution with water. क्या होता है जब आप क्या करेंगे, when water is added, जब पानी ऐड कर रहे हो आप एसिड में, तो क्या होता है, हाइड्रोजन आयंस ऑफ एसिड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल आयंस, ये हाइड्रोक्सिल आयन से रिएक्ट करेगा वाटर, जो वाटर में है, टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल, और क्या बना लेगा, वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा। हैंस, और इसीलिए क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इन एसिड्स डिक्रीज, तो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती है ऑन डाइल्यूशन विथ वाटर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विंडो खोलना है, बाहर से खोलूं, ये इतने देर बाद क्यों याद दिलाया आपने, हम दोनों भी यही सोच रहे हैं बिल्कुल वैसे। मुझे याद नहीं आया, थोड़ा पहले याद दिला दो। हाँ, वो भी खोल दो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ना है हमको, थर्ड वाला हो गया है, फोर्थ वाला करते हैं ना। देखो जब आपने क्या किया है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन अभी हमने चेक की थी, हाइड्रोजन आयन की, जब आपने एसिड में पानी मिलाया था तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कैसे चेंज हो रही थी, क्या हो रहा था, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रही थी, मतलब हाइड्रोजन आयन है वो क्या हो रहा था, कम हो रहा था। अब देखो आगे, अब आपसे OH आयन की कंसंट्रेशन का पूछेगा, किसकी, OH आयन की कंसंट्रेशन का पूछेगा। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको क्या करना है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसमें आप क्या मिलाओगे, और ज्यादा बेस मिला दोगे, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अच्छा सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी क्या होता है, बेस होता है, NaOH जो होता है वो ऑलरेडी क्या है, बेस है। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस अफेक्टेड, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट होगी, व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व, जब ज्यादा बेस क्या किया जाएगा, डिसॉल्व किया जाएगा इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसके सॉल्यूशन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में। तो देखो अब ऑलरेडी वो बेस है हमारा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और आप उसमें क्या कर रहे हो, एक्सेस बेस ऐड कर रहे हो। एक्सेस बेस मतलब कि और ज्यादा बेस आप उसमें मिला रहे हो, तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ऑलरेडी NaOH एक क्या है, बेस है, एक ऑलरेडी वो बेस है और उसमें आप और ज्यादा बेस ऐड कर दोगे तो आपकी ये OH नेगेटिव मतलब हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखो द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस वुड इंक्रीज, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी, व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड,
जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में और ज्यादा बेस ऐड कर दोगे तो कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वाटर सॉल्युबल बेसेस प्रोड्यूस, अब जो वाटर में घुलने वाले जो बेस होते हैं ना, वो क्या करते हैं? OH नेगेटिव आयंस, मतलब हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। जब आप उसमें उसको किसमें मिला दोगे? पानी में, तो वो हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं। Thus, when NaOH is dissolved in NaOH solution, the concentration of hydroxide ions increases। तो क्या होगा? इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, आप एक्सेस यदि बेस उसमें ऐड करोगे तो। अब आगे बढ़ते हैं। Why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessels? जो आपके कर्ड और सार सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब दही और खट्टी जो चीजें होती हैं, उनको उनमें यदि आप क्या रखेंगे? देखो, इनको रखोगे आप ब्रास और कॉपर वेजल्स में। ब्रास या कॉपर वेजल्स में आप सार चीजें रख दोगे या कर्ड रख दोगे तो क्या होगा? देखो, अब ये जो कर्ड है और सार सब्सटेंसेस हैं, इनमें क्या प्रेजेंट होता है? एसिड। एसिड प्रेजेंट है। और ये देखो कॉपर और ये ब्रास, ये कॉपर क्या है? एक मेटल है। और हमने क्या देखा है? एसिड जो है वो रिएक्ट करता है किससे? मेटल से। इसका मतलब यदि आप कॉपर वेजल के अंदर, कॉपर के बर्तन के अंदर कोई खट्टी चीज रख दोगे तो क्या होगा? वो टॉक्सिक सब्सटेंस बनाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो एसिड प्रेजेंट है वो उस मेटल से क्या कर लेगा? रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कर्ड एंड द अदर सार सब्सटेंसेस कंटेन्स एसिड्स। जो कर्ड होता है ना, दही, और जो सॉर सब्सटेंसेस होते हैं, जो खट्टी चीजें होती हैं, इनमें क्या प्रेजेंट होता है? एसिड प्रेजेंट होता है, विच रिएक्ट विथ जिंक एंड कॉपर। जो क्या करेगा? जैसे यहाँ पे जिंक नहीं लिखा, जिंक को हटा दो, कॉपर एंड ब्रास वेजल्स लिख लेना। ठीक है, जो क्या कर सकता है? कॉपर और ब्रास के वेजल से क्या कर लेगा? रिएक्ट कर लेगा, फॉर्मिंग पॉइजनस सॉल्ट्स ऑफ कॉपर। और कॉपर का क्या बना लेगा? पॉइजनस सॉल्ट बना लेगा। ठीक है, उससे रिएक्शन करके क्या बनाएगा? पॉइजनस सॉल्ट्स बनाएगा। Therefore, the curd and other sour substances should not be kept in brass and copper vessels। इसीलिए कर्ड और सार सब्सटेंसेस को ब्रास और कॉपर के वेजल्स में नहीं रखना चाहिए। यदि आप रखोगे तो वो क्या करेगा? मेटल से रिएक्ट कर लेगा और क्या बना लेगा? पॉइजनस सॉल्ट्स बनाएगा। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना क्या है। while diluting an acid, while diluting an acid का मतलब जब आप एसिड और पानी को मिक्स कर रहे हो, है ना, उसको डाइल्यूट कर रहे हो। why is it recommended that the acid should be added to water? अब आप क्या कर रहे हो? एसिड और पानी को मिक्स कर रहे हो। एसिड और पानी को जब आप मिक्स करते हो तो आपको रिकमेंड किया जाता है कि एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, मतलब एसिड को लेना है और पानी में डालना है। मतलब पहले ही एक कंटेनर में आपको क्या ले लेना है? वाटर ले लेना है, और उसके बाद उसमें क्या मिलाना है? एसिड। ऐसा करना है। एंड नॉट वाटर टू एसिड, ना कि आप पहले एसिड ले लो और ऊपर से क्या डालो? उसमें पानी। ये रॉन्ग है। आपको क्या करना पड़ेगा? पहले से वाटर लेना पड़ेगा और उसमें एसिड डालना होगा। यदि आप ऐसा करते हो कि पहले एसिड ले लोगे और उसमें वाटर डालोगे तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, एसिड के अंदर जब आप पानी डालते हो तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब कि इसमें क्या होती है? हीट रिलीज होती है, और उस हीट रिलीज होने के कारण जो डाइल्यूट कर रहा है उसको इंजरी हो सकती है। ठीक है, उसको इंजरी हो सकती है। आपका जो कंटेनर है जिसके अंदर एसिड था और उसमें आप पानी डाल रहे हो तो कंटेनर टूट भी सकता है। ठीक है, अब देखो, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एसिड इन वाटर इज एक्सोथर्मिक, मतलब एसिड के अंदर यदि आप पानी डालोगे तो ये प्रोसेस क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक मतलब कि जिसमें हीट रिलीज हो। ठीक है, हैंस इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड दैट, इसलिए हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है एसिड शुड बी एडेड टू वाटर,
आप पहले से वाटर ले लो। अब वाटर का नेचर बहुत शांत एक प्रकार से, आप उसमें एसिड डालोगे तो कोई हीट रिलीज भी होगी ना, तो वो अपने अंदर उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। वाटर आपने पहले ही ले लिया और उसमें आप एसिड डाल रहे हो, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी भी तो भी उसका अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वाटर क्या करेगा, उस हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और हीट बहुत ज्यादा रिलीज नहीं होगी और कंटेनर भी नहीं टूटेगा। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड इन वाटर इज एक्सोथर्मिक। क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। हैंस इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड दैट, इसीलिए हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि एसिड शुड बी एडेड टू वाटर। एसिड को ऐड किया जाता है किसमें, वाटर में। इफ वाटर इज एडेड टू एसिड, और यदि आप वाटर को एसिड में डालते हो तो क्या होगा, इफ वाटर इज एडेड टू एसिड देन इट इज पॉसिबल दैट बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, अब क्या होगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो होगी जनरेटेड जो होगी, द मिक्सचर स्प्लैशेस आउट। इससे क्या होगा, हीट से जो मिक्सचर है वो बाहर स्प्लैश आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, एंड कॉजेस बर्न्स, और वहां पे जल भी सकता है। ठीक है। तो इसीलिए आपको पहले वाटर लेना है और उसमें एसिड डालना है, और डायरेक्टली नहीं, ड्रॉप ड्रॉप करके आपको डालना है और कंटिन्यूअसली उसको स्टिर करना है, आपको हिलाते हुए, उसको हिलाते हुए मिक्स करते हुए डालना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Why does distilled water not conduct electricity? जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, whereas रेन वाटर डज। अब ध्यान दीजिए जरा, हमसे बोल रहा है जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, जबकि रेन वाटर कर लेता है। अब देखो, डिस्टिल्ड वाटर जो होता है ना, इज द प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। ये वाटर की सबसे प्योर फॉर्म है, ना इसमें प्लस वाले चार्जेस है ना इसमें, मतलब यदि आप इसे पीएच स्केल में रखोगे तो ये 7 पे लाई करेगा, 7 पे लाई करेगा, ना तो एसिडिक होगा ना तो बेसिक होगा। इसका पीएच क्या होगा, 7, मतलब ना प्लस और ना माइनस, ना तो इधर एसिडिक प्रॉपर्टी होगी ना तो इधर बेसिक प्रॉपर्टी होगी। मैंने बताया था पीएच वैल्यू यदि 7 है तो ना एसिडिक प्रॉपर्टी ना बेसिक, ये होगा न्यूट्रल। क्या होगा, ना एसिडिक होगी ना बेसिक होगी, और 7 से यदि कम होगा तो एसिडिक होगा, और 7 से यदि 14 तक बढ़ेगा तो बेसिक होगा। अब ये जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ना, ये प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है, एकदम शुद्ध पानी जिसमें बिल्कुल भी आयंस नहीं है, इम्प्यूरिटीज नहीं है बिल्कुल भी। तो आपसे क्या बोल रहा है कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ना, मतलब कि वो वाला वाटर जिसका पीएच 7 होता है, ठीक है, जिसमें ना तो प्लस वाले ना माइनस वाले आयंस है, ना एसिड प्रेजेंट है ना बेस, जो कि न्यूट्रल है। तो ये वाला जो पानी है ना, ये क्या नहीं करता, नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। क्यों, हमें बताना है। और जबकि जो रेन वाटर होता है ना, रेन वाटर मतलब कि बारिश का जो पानी होता है वो कर देता है, मतलब डिस्टिल्ड वाटर से जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे तो नहीं होगी, लेकिन रेन वाटर से करवाएंगे तो होगी। अब ऐसा क्यों, हमें बताना है। अब सुनिए, डिस्टिल्ड वाटर इज अ प्योर एंड डिस्टिल्ड वाटर इज प्योर। डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो एकदम प्योर होता है, एंड डज नॉट कंटेन डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स, और इसमें कोई भी डिजॉल्व्ड सॉल्ट कंटेन नहीं होता, मतलब आयंस इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। हैंस इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। अब आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए हमें आयंस चाहिए है, हमें प्लस माइनस चार्जेस चाहिए है, बट इसके अंदर ना प्लस ना माइनस कोई भी चार्ज नहीं है। ये क्या है, इसमें कोई ये प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है एंड डज नॉट कंटेन डिजॉल्व्ड सॉल्ट, इसमें कोई भी डिजॉल्व्ड सॉल्ट नहीं होता, ना प्लस चार्जेस होते हैं ना माइनस चार्जेस होते हैं। हैंस इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है।
बिकॉज इट डज नॉट कंटेन्स आयंस, क्योंकि इसमें क्या नहीं प्रेजेंट होते, आयंस प्रेजेंट नहीं होते, और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए जरूरी है आयंस का होना। आयंस के बहने से ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, चार्जेस के बहने से ही, आयंस वही प्लस माइनस चार्जेस, उन्हीं के बहने से ही तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। बट इसमें कोई आयंस ही नहीं है। इट डज नॉट कंटेन एनी आयन, इसमें कोई आयन नहीं है, ठीक है। इट डज नॉट कंटेन आयंस, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। वाइल, जबकि जो रेन वाटर होता है, अब बारिश का पानी ऊपर से आ रहा है तो हम कैसे बोल देंगे कि एकदम वो प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है, उसमें कोई आयंस नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो ऊपर से आ रहा है। अच्छा, इम्प्योरिटीज का मतलब बेकार चीज की बात नहीं कर रही हूं मैं, यहां पे मेरा मतलब है आयंस से। किससे? आयंस से। जिसमें आयंस नहीं है वो डिस्टिल्ड है, और जिसमें आयंस है, वाइल रेन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, वर्षा का जो पानी होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि एज इट कंटेन्स आयंस, क्योंकि इसमें आयंस होते हैं, इसमें प्लस माइनस चार्जेस होते हैं, और प्लस माइनस चार्जेस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसको कंडक्ट करने के लिए? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम। वाइल रेन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एज इट कंटेन्स आयंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स इन इट, क्योंकि इसके अंदर डिसॉल्व सॉल्ट होते हैं इसलिए आयंस भी होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर लेता है। तो डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, जबकि रेन वाटर कर लेता है, बिकॉज डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट हैव आयंस, डिस्टिल्ड वाटर में कोई आयंस नहीं होते, वाइल रेन वाटर हैव, रेन वाटर हैज आयंस, रेन वाटर के पास होते हैं आयंस, ठीक है, प्लस माइनस चार्जेस होते हैं, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Why do acids not show acidic behavior in absence of water? आपसे बोल रहा है why do acids not show acidic behavior? एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता, कब? एब्सेंस ऑफ वाटर, जब पानी उपस्थित नहीं होता है तो ये क्या करेगा? ये जो आपका एसिड है वो एसिडिक बिहेवियर शो क्यों? रीजन पढ़ते हैं। एसिड्स डोंट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, एसिड्स वाटर के एब्सेंस में एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। व्हाई? बिकॉज द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन एन एसिड टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि हाइड्रोजन आयन तभी रिलीज होंगे जब उसे किसमें घोला जाएगा? पानी में, वाटर में उसे मिलाया जाएगा, तभी हाइड्रोजन आयन आएंगे और तभी वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। और एब्सेंस है वाटर, वाटर प्रेजेंट नहीं है तो हाइड्रोजन आयन नहीं आएगा और एसिडिक बिहेवियर शो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको आंसर करना है इसका। ट्राई टू फाइंड गिव आंसर। फ्रेश मिल्क हैज अ पीएच ऑफ 6, फ्रेश मिल्क जो है उसका पीएच कितना है? 6 है। अच्छा ये बताओ 6 पे 6 आ रहा है मतलब 7 से नीचे है, कौन से वाले आयन ज्यादा है? एसिड वाले, H पॉजिटिव आयन ज्यादा है। अब एक तो मैंने आपको बताया मिल्क में एसिड प्रेजेंट होता है, और कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड? और पीएच भी 6 बता रहे हैं, क्योंकि एसिड है इसलिए 7 से नीचे जा रहा है ना, इसलिए एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। आपसे बोला है फ्रेश मिल्क हैज अ पीएच ऑफ 6, फ्रेश मिल्क का पीएच होता है 6। हमें पता है कहां लाई कर रहा है? जहां पर एसिड है वहां लाई कर रहा है, ठीक है। हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज इट इनटू कर्ड? कैसे इसका पीएच चेंज होगा? एक्सप्लेन योर आंसर। आपके आंसर को क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। सुनिए, द पीएच ऑफ मिल्क इज 6, मिल्क का पीएच होता है हमारा 6। व्हेन द मिल्क चेंज इनटू कर्ड, आपसे क्या बोल रहा है? हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज इट इनटू कर्ड, एज इट टर्न इनटू कर्ड, ऐसे समझ लो।
तो इसका पीएच कैसे चेंज होगा जब ये दूध से दही बन जाएगा, बताओ। जब ये दूध से दही बन जाएगा तो पीएच वैल्यू में क्या चेंज आएगा? 7 से 14 तक बढ़ेगा या 6 से और ज्यादा कम होगा? और ज्यादा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि कम होगा ना वैष्णवी। अब देखो, पहले से ही पीएच क्या है? 6 है, मतलब पहले से ही वो कहां पर लाई कर रहा है? एसिड में लाई कर रहा है। और जब वो दूध से दही बन चुका है, और ज्यादा सावर हो चुका है ना वो, और ज्यादा खट्टा हो चुका है, मतलब और उसमें और ज्यादा एसिड आ गया है। तो जब ज्यादा एसिड है तो एसिड कहाँ लाई करता है? नीचे लाई करता है ना। अब ऑलरेडी 6 तो था ही, अब 6 से और ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। 6 से और ज्यादा कम हो जाएगा और डिक्रीज हो जाएगा। बढ़ थोड़ी सकता है, बढ़ेगा कैसे? बढ़ेगा तो वो बेसिक प्रॉपर्टी आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो आपने देखा दूध खट्टा हो गया है, मतलब और ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी बता रहा है। तो 6 से और ज्यादा पीएच क्या होगा? कम होगा। कम होगा पीएच तभी तो ये जो मिल्क है वो क्या बन रहा है? कर्ड बन रहा है। अब देखो, द पीएच ऑफ मिल्क इज 6, मिल्क का पीएच 6 होता है। व्हेन द मिल्क चेंज इनटू कर्ड, जब मिल्क जो है वो कर्ड में चेंज होता है, जब दूध जो है वो दही में बदल जाता है, तो क्या होगा? इट्स पीएच विल रिड्यूस, इसका पीएच क्या होगा? कम होगा। इट्स पीएच विल रिड्यूस, इसका पीएच क्या होगा? कम होगा। बिकॉज कर्ड इज एसिडिक इन नेचर, क्योंकि कर्ड जो होता है वो नेचर में कैसा होता है? और ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है, दूध से भी ज्यादा एसिडिक होता है। द एसिड्स प्रेजेंट इन इट विल डिक्रीज द पीएच कन्वर्जन ऑफ मिल्क। अब इसके अंदर जो एसिड प्रेजेंट है ना वो क्या करेगा? मिल्क का पीएच को और ज्यादा डिक्रीज कर देगा। प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड, और कौन सा एसिड प्रोड्यूस करेगा? लैक्टिक एसिड। ड्यू टू विच, इसके कारण क्या होगा? द कर्ड इज एसिडिक एंड पीएच वैल्यू ऑफ एसिड इज लो। कर्ड जो है वो एसिडिक है और पीएच वैल्यू भी और क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। Therefore pH of curd will reduce, और इसीलिए कर्ड का जो pH होगा वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। आया समझ में? डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो 10th वाला आंसर देखो, ये दोनों ही pH पे बेस्ड है। आपने यदि pH अच्छे से पढ़ा है ना तो ये दोनों pH से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं है। अभी जो अपन ने ये मिल्क से कर्ड वाला क्वेश्चन पढ़ा था, सिर्फ दिमाग लगाना था इसमें कि जब और ज्यादा दूध से ये दही बन रहा है तो पीएच क्या होगा? कम होगा, एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, हमें पता है। इसमें भी सेम है, इसमें भी आपको पीएच अच्छे से पता होना चाहिए। 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 से कम एसिडिक होता है, उससे ज्यादा बेसिक होता है। अ मिल्क मैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। एक मिल्क मैन जो है, जो मिल्क बेचने वाला मैन है, वो क्या करता है? उसका जो मिल्क है बेचने वाला, उसमें वो क्या मिला देता है? क्या बोल रहा है? अ मिल्क मैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा। खाने का सोडा होता है, बेकिंग सोडा वो मिलाता है, बेकिंग सोडा मिलाता है, ठीक है। अब क्या होता है? वाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन। अब उसने उसमें बेकिंग सोडा मिलाया तो इससे क्या हुआ? जो पीएच है उसका वो 6 से बढ़ जाएगा, क्योंकि उसने बेस मिलाया है, और बेस मिलाया है तो 6 से पीएच क्या हो जाएगा? तो आपसे यही पूछ रहा है वो कि उसने अपना जो मिल्क था बेचने का, उसको, उसका जो पीएच है उसमें बेकिंग सोडा मतलब उसमें बेकिंग सोडा डाल के उसके पीएच को बढ़ा क्यों दिया? वेरी गुड, ताकि जो दूध है वो जल्दी से खट्टा ना हो जाए और वो लंबे समय तक उसको सेल कर पाए। जब वो उसको क्या कर देगा? उसमें बेकिंग सोडा मिला देगा तो पीएच जो है ना वो बढ़ जाएगा, 7 से ऊपर पहुंच जाएगा, और फिर वो आसानी से दही बनने वाला नहीं है जल्दी से। तो जल्दी से उसका दूध का जो खराब होने का डर नहीं रहेगा उसको। तो दो क्वेश्चन है इसमें, देखो, एक तो ये वाला फर्स्ट वाला,
पहले ये स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया कि बेकिंग सोडा ऐड किया है, माना पे अटेंशन। हमें बताया कि क्या करा है उसने, बेकिंग सोडा ऐड करा है और क्या करा है, मिल्क के पीएच को बढ़ाया है, 6 से बढ़ा दिया है, बढ़ाया है 6 से बढ़ाया है। क्यों? अब क्यों बढ़ाया है यही पूछ रहा है वो। वाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन। एल्कलाइन मतलब कि बेस, बेस क्यों किया, ठीक है। एक इसका आंसर हम करेंगे। दूसरा क्या है देखो, पहले फर्स्ट वाले का आंसर पढ़ते हैं। द मिल्क मैन शिफ्ट द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन। मिल्क मैन ने मिल्क के पीएच को 6 से बढ़ाकर क्या बना दिया, एल्कलाइन बना दिया। बिकॉज इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में क्या होगा, मिल्क डज नॉट सेट एज कर्ड इजीली, दूध जल्दी से दही नहीं बने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वाले का आंसर हो गया, अब सेकेंड वाले का करते हैं। वाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्गर टाइम टू सेट एज कर्ड। अब ये वाला जो मिल्क है जिसमें क्या मिला हुआ है, बेकिंग सोडा मिला हुआ है, अब इसको दही बनने में ज्यादा समय क्यों लग रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है, वाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्गर टाइम टू सेट एज कर्ड। इस दूध को दही बनने में ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है, ये आपको बताना है। तो देखो दिमाग लगाना है बस। अब उसने क्या किया, बेकिंग सोडा मिला दिया, मतलब पीएच वैल्यू को ज्यादा बढ़ा दिया, बेसिक कर दिया। अब बेसिक से उसको यहाँ एसिड में आने में टाइम तो लगेगा। अब देखो, सिंस दिस मिल्क इज स्लाइटली बेसिक, क्योंकि ये वाला जो मिल्क है ना वो एसिडिक नहीं है, वो स्लाइटली क्या हो चुका है, बेसिक हो चुका है। देन यूजुअल मिल्क, जो यूजुअल मिल्क से ये क्या हो गया, थोड़ा बेसिक हो गया है। एसिड्स प्रोड्यूस टू सेट द कर्ड आर न्यूट्रलाइज्ड। अब क्या होता है देखो, ध्यान देना जरा। हमने बेकिंग सोडा मिलाया था जो कि बेस है, और दूध में ऑलरेडी प्रेजेंट था एसिड, और हमने पढ़ा है जब एसिड में बेस मिलाते हैं, जब एसिड की रिएक्शन बेस से करवाते हैं तो ये होती है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब एसिड बेस के कांटेक्ट खत्म होकर क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर। हमने यही तो किया, दूध में एसिड प्रेजेंट था, हमने क्या मिला दिया, बेस, और दोनों रिएक्शन करके क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो यहां पे यही लिखा हुआ है, सिंस दिस मिल्क इज स्लाइटली बेसिक देन यूजुअल मिल्क, एसिड्स प्रोड्यूस टू सेट द कर्ड। अब दही बनाने के लिए जो एसिड प्रोड्यूस होता है आर न्यूट्रलाइज्ड, ये क्या कर दिया जाएगा, न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा बाय द बेस, उस बेस से जो हमने उसमें ऐड किया है। थर्स दिस मिल्क टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू सेट एज कर्ड, और इसीलिए इस मिल्क को कर्ड बनने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। अब पीओपी के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये जिप्सम से बनता है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट से। जब जिप्सम को 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करके पीओपी बनाता है। पीओपी इज अ व्हाइट मिक्सचर। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक व्हाइट कलर का मिक्सचर होता है। जब इसमें आप वाटर ऐड कर देते हो, पीओपी में क्या मिला दोगे, पानी, तो दोबारा से क्या बन जाएगा, जिप्सम। जिप्सम से बना था पीओपी, और पीओपी से बन सकता है जिप्सम। जब जिप्सम में से पानी को हटा देंगे तो बन जाएगा पीओपी, और पीओपी में पानी जोड़ देंगे तो बन जाएगा जिप्सम। ठीक है, तो उससे रिलेवेंट क्वेश्चन है ये, उससे रिलेवेंट। अच्छा, पीओपी के यूजेस भी हमने पढ़े थे, स्मूथनिंग करने के लिए, वॉल को चिकना करने के लिए। डॉक्टर्स यूज करते हैं प्लास्टर चढ़ाने के लिए, डेंटिस्ट भी यूज करते हैं, और
डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाने में, स्टैच्यूज बनाने में, मूर्तियां बनाने में, टॉयज बनाने में यूज होता है, फिनिशिंग देने में, ठीक है। अब हमसे पूछा, हमने जब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस अच्छे से पढ़ा है तो इसका आंसर देना कोई नई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, ध्यान दो जरा। पीओपी शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। पीओपी को स्टोर करना चाहिए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में। अब मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर मतलब होता है ऐसा कंटेनर जिसमें पानी ना लग जाए, मॉइस्चर जो नमी होती है ना, नमी ना लगे। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कौन से कंटेनर में रखना चाहिए? मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना चाहिए। एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन करो क्यों, क्यों रखना चाहिए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में। आगे बोल रहा है राइट इट्स इक्वेशन, और इसकी क्या लिखो? इक्वेशन लिखो। अब ध्यान दो, हमें पता है, वी नो दैट पीओपी इज अ व्हाइट पाउडर। पीओपी जो होता है वो व्हाइट कलर का पाउडर होता है, और जब आप इसमें पानी मिलाते हो तो ये क्या बन जाता है? जिप्सम जैसा हार्ड सब्सटेंस बन जाता है, और तब वो यूज में नहीं आ रहा है जो पीओपी आ रहा था। तो इसीलिए उसको जिप्सम ना बन पाए, वो उससे रोकने के लिए, उसे कठोर बनने से रोकने के लिए हमें क्या करना है? उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना है, जिससे क्या हो? उसमें पानी ना आए, पानी ऐड ना हो, जिससे उसमें पानी ऐड ना हो और वो नमी से बच सके और जिप्सम ना बने। ठीक है, अब देखो, सुनो आंसर। पीओपी मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स वाटर। ये क्या करेगा? वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा फ्रॉम मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब हमारे आसपास जो नमी प्रेजेंट होती है, तो पीओपी नमी को एब्जॉर्ब कर लेगा। भले ही आपने उसमें पानी नहीं डाला है, फिर भी गीला हो जाएगा। हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी इतना वाटर प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है जो इसको एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, पीओपी इसको एब्जॉर्ब कर सकता है एंड टर्न्स इनटू अ हार्ड सब्सटेंस, और टर्न हो जाएगा और क्या बना लेगा? एक हार्ड सब्सटेंस बना लेगा विच इज जिप्सम। सो पीओपी शुड नॉट, सॉरी, पीओपी शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। पीओपी को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना चाहिए बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द मॉइस्चर। ये मॉइस्चर से वाटर को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा एंड टर्न्स इनटू अ हार्ड सब्सटेंस, और एक हार्ड सब्सटेंस बना लेगा जिप्सम। द